आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तब मैंने अनुरोध किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। घाघरा नदी को सरयू नदी से, सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाणगंगा नदी से और बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप स्वयं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, इस महत्वपूर्ण परियोजना को समर्पित करने के लिए आज यहां पर आए हैं। आपका मार्गदर्शन और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा दी गई मदद का परिणाम है कि इस परियोजना को एक समयबद्ध ढंग से जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, और उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17, और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया। 2022 आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय
बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहां नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। नहीं, जो बटेश्वर के लोग हैं वो याद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ बड़ा काम हो जाए। घाट समाजवादियों ने बना दिए थे, वहां के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए काम समाजवादियों ने किया। बहुत देश का सबसे बड़ा बाइसिकल हाईवे बनाया 200 किलोमीटर का वहां पर। वहीं उसी के बगल में बर्ड फेस्टिवल कराया, तमाम योजनाएं आई। वहां बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है उसका ट्रांसफर बटेश्वर में हो जाए। बाद में वीडियो ये भी आया है कि परिवार को समझा बुझा करके उसके बाद वीडियो दोबारा बनाया है। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की लगातार लोगों पर अन्याय कर रही है। ये जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कम, लेकिन लोगों पर अन्याय ज्यादा पुलिस कर रही है। चंदौली वाली घटना पर कुछ बता दीजिए, जो सपाइयों के साथ लाठीचार्ज हुआ। पुलिस का कामकाज पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुख मंत्री चन्नी वालों सूबे पर विच मिशन क्लीन लागू करन दे आदेश। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब दे विच। रेत माफिया नू पाई जावेगी नकेल। रेत के बारे में मैं कह चुका हूं, रेता सही रेट पे रुकना चाहिए, किसी तरह का माफिया पंजाब विच नहीं होना चाहिए। अमन कानून की स्थिति बरकरार रखने लई वधाई जाएगी चौकसी। नशा बेचने वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचने वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना? कितना? पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था कि नहीं था? इसके मालिक आप थे कि नहीं थे? आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता? देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता? अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता? भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। वैसे साथियों, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी
इस योजना का फीता तो हमने काटा था। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। साथियों, हमारे यहां सदियों से एक तौर तरीका चला आ रहा है कि घर होगा। मेरी माताएं बहनें मेरी बात जरूर समझें और मेरे पुरुष भाई भी अपने घर में बताएं। हमारे यहां एक मान्यता चली, परंपरा चली, व्यवस्था चली। वो क्या? घर होगा तो पुरुष के नाम, दुकान होगी तो पुरुष के नाम, गाड़ी होगी तो पुरुष के नाम, खेत होगा तो पुरुष के नाम। महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ होता है क्या महिलाओं के नाम पर? नहीं होता है ना। मैं आपकी पीड़ाएं जानता हूं बराबर माताएं बहनें, और इसलिए हमने क्या किया, मुझे खुशी है, हमने क्या किया, पीएम आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं ना, ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को दे दिया है। इस वजह से देश में ऐसी बहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम की भूमि और श्री कृष्ण की भूमि को नमन करता हूं, जो हम सब लोगों को प्रेरणा देती है और हमारी संस्कृति की दृष्टि से हमेशा हम सबको प्रेरणा देती है। मित्रों, मैं बैठा बैठा देख रहा था इस दृश्य को। जहां देखो केसरिया ही केसरिया नजर आता है, और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता टोपी लगाकर बूथ अध्यक्ष सभी कोई अपने बूथ से आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज मुझे बताया गया है कि लगभग 22,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी 22,000 कार्यकर्ता बूथ से आए हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं। ये कल्पना कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, ये कल्पना कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसको हमको समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, संगठन का विस्तार, संगठन का विकास, नीचे स्तर तक लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा खून पसीने के साथ जो विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है, वो किसी और ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों का उत्साह भी देख रहा हूं। मैं अभी कुछ देर पहले आया था, मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, कुछ मैं मंच के पीछे से सुन रहा था और कुछ मंच पर आने पर सुना। जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो निष्ठा मैं आप लोगों की देख रहा हूं, और जो संघर्ष करने की तमन्ना मैं देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को और विचारधारा को विजयश्री ही विजयश्री दिलाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, कार्यकर्ता की पहचान और पार्टी की पहचान विपत्ति काल में होती है, विपरीत परिस्थितियों में होती है। जब विपत्ति काल आती है तो पार्टी कैसे खड़ी रही, क्या किया उसने,
क्या करने की ताकत थी, कितना माना था उनमें। यहां पर मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। जब कोरोना आया तो सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, हाइबरनेशन में चली गई, आइसोलेशन में चली गई। कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर राष्ट्र की सेवा में निकल गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। ये फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। 25 करोड़ यानी जितनी दूसरे देशों की आबादी होती है उससे ज्यादा लोगों तक राशन किट और भोजन का पैकेट और एक दिन नहीं महीनों पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। बुजुर्ग लोग जिनको दवाई पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको हर हफ्ते जाकर के दवाई पहुंचाने का काम भी किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और मेरे को तो मेरठ का याद है और इन सारे इलाके का याद है, जब दिल्ली से लेबर चली हुई थी और जब लोग निकल रहे थे तो उनको पांव में चप्पल पहनाने से लेकर भोजन पहुंचाने से लेकर और भोजन पहुंचाकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की थी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ